Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter 12th of our spectrum, that is era of militant nationalism. आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो है वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारी हिस्ट्री में. ये बहुत वे में एक लीप फॉरवर्ड था. लीप फॉरवर्ड कैसे था कि जो बहुत सारे अनटच्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे, जैसे कि स्टूडेंट्स, विमेन, वर्कर्स एंड ऑल्सो सम सेक्शंस ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, ये अब से नेशनल मूवमेंट का पार्ट बन गए. ठीक है. जो मेजर ट्रेंड्स हैं जो आगे चल के हमको दिखने वाली हैं, जैसे कि पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, और क्या, रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ठीक है, और नॉन कोऑपरेशन, ये सब टोटली एक मूवमेंट की तरह आगे चल के आए. और इन सब का छोटा मोटा ट्रेंड आपको अब से शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है. स्वदेशी मूवमेंट में ये नज़र आए. ठीक है. ऑल्सो जो स्वदेशी मूवमेंट है ये सिर्फ पॉलिटिकल स्फीयर तक नहीं था, ये आर्ट, लिटरेचर, साइंस, इंडस्ट्री, सब में आपको नज़र आया. ठीक है. ऑल्सो अब आगे चल के जब आप देखेंगे, यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन देख रहे हैं आप, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन स्मॉल स्केल देख रहे हैं, पैसिव रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये सब कुछ आगे चल के इंस्पिरेशन बनता है फॉर आवर फ्यूचर स्ट्रगल जो है, इससे हैवीली एक्सपीरियंस जो है गेन करता है. ठीक है. और इसने बहुत तरीके से अंडरमाइन कर दिया हेजेमनी ऑफ आर कॉलोनियल आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस. अब आप देख रहे हैं कि स्कूल्स, कॉलेजेस खुद के आने लग गए, हमारी खुद की स्टीम नेविगेशन कंपनी आई, तो बहुत सारी चीज़ें आने लग गई, और जो कॉलोनियल आइडियाज़ हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं उसको अंडरमाइन करने की यहाँ से कोशिश शुरू हो गई कि ये इतने भी अच्छे नहीं हैं, हम खुद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है. अब हम देखेंगे कि मॉडरेट मेथड्स गिव वे टू एक्सट्रीमिस्ट मोड्स. इसका मतलब क्या है कि स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट के आते ही ये पता चल गया जो मॉडरेट्स थे ना, उन दे हैड आउटलिव्ड का मतलब अब ये आउटडेट हो चुके थे. अपनी जितनी उनकी होनी चाहिए थी टेन्योर, उससे ज़्यादा ये काम कर चुके थे. अब हमें एक्चुअली पेटिशन और प्रेयर से कुछ नहीं होने वाला था. अब हमें डायरेक्ट एक्शन की ज़रूरत होने वाली थी. राइट. उनकी स्पीचेस जो है अब वो खोखली हो गई थी लोगों के लिए. अब उन्हें और कुछ और चीज़ चाहिए था टू फीड ऑन. ओके. दूसरी बात यह है कि अब वो मैंने आपको बोला वो आउटडेटेड हो चुके थे, वो सक्सीड नहीं कर पाए पेस के साथ चलने में, टाइम के साथ वो बदल नहीं पा रहे थे अपने आइडियाज़ और फ्रीडम के लिए जो मेथड्स थे वो उनको चेंज नहीं कर पा रहे थे. लोगों को और भी चीज़ें चाहिए थी. ठीक है. दूसरी बात यह है यंगर जेनरेशन को अगर आप बोलेंगे कि हैव काम, हैव पेशेंस एंड प्रेयर एंड पेटिशन में बिलीव कीजिए, तो आपको क्या लगता है कि कितने दिन तक मूवमेंट सस्टेन हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता. यंगर जेनरेशन्स को चाहिए था कि अब स्वराज गोल हो, और वो एक्सट्रीमिस्ट ने बोल दिया था, तो उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर रहे थे यंगस्टर्स. ठीक है. ऑल्सो एक और बात मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो मासेस हैं उसकी कैपेसिटी में बिलीव नहीं करते थे जो मॉडरेट्स थे. राइट. तो मासेस की कैपेसिटी में बिलीव नहीं करना. नो ऑल इंडिया कैंपेन ऑफ द स्केल ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट. आपको पता चलता है कि स्वदेशी और बॉयकॉट में जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनका जो ओहदा है, स्टैचर है, वो बढ़ा क्योंकि वो मासेस की कैपेसिटी में बिलीव करते थे. ठीक है. और मॉडरेट्स नहीं करते थे. उनके कोई ऐसे खास ऑल इंडिया कैंपेन नहीं हुआ था. तो ये सब चीज़ें जो है वो मॉडरेट्स के अगेंस्ट काम करती हुई यहाँ पर आपको नज़र आ रही है. ठीक है. दूसरी बात आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी. उनकी जो आइडियोलॉजी थी और उनकी जो फंक्शनिंग थी उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी. आइडियोलॉजी मैंने आपको बोला, स्वराज का कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं था. ऑफकोर्स वो बोल रहे थे कि जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया डोमिनियंस है वैसे टाइप का स्वराज, बट सारे लोग जब आगे चल के आप डिफरेंट लीडर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सबके लिए स्वराज के मायने काफ़ी अलग थे. तो आइडियोलॉजी डिफरेंट है, फंक्शनिंग डिफरेंट है, कंसिस्टेंसी नहीं है. ठीक है. तो लीडर्स थे उनके कौन कौन थे अगर आपको पता हो? औरोबिंदो थे, तिलक थे, बीसी पाल थे, लाला लाजपत राय थे. और उन सब के जो परसेप्शंस हैं, गोल्स हैं, वो काफ़ी डिफरेंट थे. जैसे कि तिलक जो थे उनके लिए स्वराज था सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन औरोबिंदो जी के लिए ये था कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल. ठीक है. तो बहुत सारे डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी.
ठीक है, लेकिन उनका प्लस पॉइंट क्या था? एक्सट्रीमिस्ट का प्लस पॉइंट ये था कि जो एकेडमिक पास टाइम है, आप समझ रहे हैं वर्ड क्या यूज हो रहा है, एकेडमिक पास टाइम, मतलब जो मॉडरेट्स थे वो आपको समझ में आ रहा है मासेस के साथ नहीं मतलब मासेस को मूवमेंट का पार्ट नहीं बनाना चाह रहे थे, वेल रेड थे, लॉयर्स थे, बहुत अच्छे एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, तो उनकी जो मूवमेंट उसको एकेडमिक पास टाइम बताया जा रहा है, ठीक है, कि इट्स अ साइड लाइन किया जा रहा है मूवमेंट को, कि अरे ये इट्स नॉट, इट्स लाइक अ हॉबी, इट्स लाइक अ पास टाइम, ऐसे इसे यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो एक्सट्रीमिस्ट जो है ये इन्होंने इस मूवमेंट को एकेडमिक पास टाइम से हटाकर एक फुल फ्लेजेड मूवमेंट की तरफ रुख देने का काम किया। तो यहाँ पे इट वाज नो मोर अ हॉबी मूवमेंट और अ पास टाइम, इट वाज मोर ऑफ लाइक अ फुल फ्लेजेड स्ट्रगल, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट के बारे में ये बोला जा रहा है। एकेडमिक पास टाइम जो है आई विल से अवॉइड, या आपकी स्पेक्ट्रम में तो लिखा हुआ है बट आई वुड से अवॉइड दिस स्टेटमेंट, क्योंकि इट्स अ व्यू, इट्स एन ओपिनियन। ज़रूरी नहीं है कि आपका ओपिनियन मॉडरेट्स के बारे में सेम हो, आपका ओपिनियन जो है आप उस हिसाब से लिखिए आंसर, ओके। दूसरी बात यह, एक्सट्रीमिस्ट ने सर्विस और सैक्रिफाइस की बात की यहाँ पर, ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने रिवाइवलिस्ट पॉलिसीज लाने की बात की कि हमारे जो हमारा पास्ट है उसमें हमें प्राउड होना चाहिए, एवरीथिंग एल्स। तो आप समझिए गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स को कैसे यूज़ किया, हर चीज़, राइट। तो दिस इज़ हाउ एक्सट्रीमिस्ट केम इनटू बीइंग, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गए और मॉडरेट्स का जो स्ट्रगल है वो आउटडेटेड दिखने लगा। अब हम क्लियरली डिफरेंस देखेंगे बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिफरेंस पता है तो आप आसानी से अपने प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस के आंसर को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट्स का जो सोशल बेस था वो थे ज़मींदार्स और अपर मिडिल क्लास इन टाउन्स, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट के कौन थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास इन टाउन्स, ठीक है। तो आपको सोशल बेस पता होना चाहिए। आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन, आपको पहले भी मैंने बताया कि जब हम लास्ट चैप्टर कर रहे थे तो आपको पता होना चाहिए था कि वेस्टर्न थॉट और लिबरल थॉट जो है और ये जो यूरोपियन हिस्ट्री है उससे काफ़ी इंस्पिरेशन लिया मॉडरेट्स ने। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने इंडिया की ही हिस्ट्री और उसके कल्चरल हेरिटेज और हिंदू ट्रेडिशनल सिंबल्स से एसोसिएट किया और वहीं से इंस्पिरेशन लिया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो मॉडरेट्स थे उनको ये लगता था कि पॉलिटिकल कनेक्शंस जो हमारे ब्रिटेन के साथ है वो इंडिया के इंटरेस्ट में है, इसीलिए दे प्रोफेस्ड लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो है उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया। वो सोचते थे कि जो ब्रिटिश क्राउन है दैट वाज टोटली अनवर्दी ऑफ आर लॉयल्टी। तो ये डिफरेंस है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में, ठीक है। एक और जो स्टार्क डिफरेंस है वो ये है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के तरफ जा रहे थे। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर के भी मेथड्स हैं, जो आपके लॉ के बाहर के मेथड्स हैं। वेर एज आपको मॉडरेट्स के बारे में मैंने क्लियर बताया कि प्रेयर, पेटिशन, और जब ये फेल हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। तो ये विद इन द कन्फाइंस ऑफ लॉ, विद इन द कन्फाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था, जो भी मॉडरेट का स्ट्रगल था। अनदर चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ओके। जो मॉडरेट्स थे, एक चीज़ जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, मैं बार बार ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बट एक और बार बोलूँगी, वो कैपेसिटी ऑफ मासेस में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। जो एक्सट्रीमिस्ट थे दे बिलीव्ड इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस, ठीक है। वो बिलीव करते थे कि मासेस कुड सैक्रिफाइस, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस इंपॉर्टेंट था एक्सट्रीमिस्ट के लिए, ठीक है। मॉडरेट्स के लिए ऐसा नहीं था। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल, आप शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में भी जब सवाल आएगा, उनकी आइडियोलॉजी पे आएगा, वो आगे चल के आप देखेंगे, या फिर अभी आप
एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी पे अगर सवाल लिखना है या फिर रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल के बारे में आपको आइडियोलॉजी पे सवाल लिखना है, तो जो ये मासेस का पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको अलग से यहाँ पे एम्फसाइज किया है. तो रिमेंबर दैट इज़ इट. आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. आगे चल के हम देखेंगे सूरत स्प्लिट, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हिस्ट्री. डोंट वरी अगर आपको लगता है कि आपको हिस्ट्री समझ नहीं आती है या आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती है. बहुत लॉजिकल है, बहुत ईजी है, और समझने के लिए बहुत it will not take a lot of time for you to understand the subject. Try and read a little bit, try and listen to me a little bit, and I think you will be able to do well. Thank you. All the best.